हाउ टू स्टार्ट, चलो होती रहेगी। तो हमारी जो ऑर्डिनरी लाइट होती है वो ऑल डायरेक्शन में स्प्रेड होती है। तो हमने यहाँ पर एक कैल्साइट क्रिस्टल या फिर हमने एक नाइक्रोल प्रिज्म रखा, तो इसमें से जो मेरी रेज आई निकल के वो एक ही डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है, अब वो जो हमारी रेज निकल के आई है कैल्साइट क्रिस्टल से, तो एक ही डायरेक्शन में वो वाइब्रेट करेगी। और यहाँ पर जो है इस अब क्या होगा कि मैं अब इस वाली रेज को, इस वाली लाइट को अपने सैंपल के ऊपर फॉल कराऊंगी। ठीक है, अब ये मेरे सैंपल के ऊपर जाएगी। तो अब हमने देखना है कि ये ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं। तो जब ये रेज हमारी सैंपल में जाएगी तो इसके पास तीन कंडीशन होंगी कि या तो ये रेज जो है सीधी की सीधी अनइफेक्टेड निकल जाए, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि मेरा सैंपल जो है, मेरा कंपाउंड जो है इस तरह का हो कि ये मेरे लाइट को लेफ्ट में रोटेट कर दे, या फिर मेरा सैंपल कुछ इस तरह से है कि ये मेरे लाइट को राइट में रोटेट कर दे। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है ये जो मेरी निकल के आई प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं हम इसको, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जिसकी की वाइब्रेशन जो है वो एक ही डायरेक्शन में होती है। हाँ जी मैम, एक बार दोबारा बताना है ऑप्टिकल एक्टिविटी। हाँ ठीक है, यहाँ पर मेरी ऑर्डिनरी लाइट थी जिसकी की वाइब्रेशन हर एक डायरेक्शन में थी, लेकिन मेरे को तो पीपीएल चाहिए क्योंकि ऑप्टिकल एक्टिविटी को बताना अगर है, ऑप्टिकल एक्टिविटी को अगर बताना है तो वो पता कैसे चलेगा, वो चलेगा, वो हमारी बताएगी पीपीएल की डायरेक्शन, यानी कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट की डायरेक्शन बताएगी। तो पहले हमने जो ऑर्डिनरी लाइट थी वहां पर एक प्रिज्म रखा और उसको प्लेन पोलराइज्ड लाइट बनाया। प्लेन पोलराइज्ड लाइट का मतलब क्या है कि उसकी वाइब्रेशन जो है एक ही प्लेन के अंदर होगी। जैसे मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है जिसकी वेवलेंथ एक सिंगल वेवलेंथ की जो लाइट होती है, ऐसे ही हमारे पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती हैं जिसकी की वाइब्रेशन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, एक ही प्लेन के अंदर होती हैं। तो वहां पर हमारी जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट आई उस क्रिस्टल से निकलने के बाद वो वाली लाइट हमने सैंपल के ऊपर फॉल कराई, और सैंपल पे जब वो लाइट जाएगी तो हमारे पास तीन तरह की पॉसिबिलिटी है। देखो वो बताएगा सैंपल कि वो सैंपल लाइट जो है वो किस डायरेक्शन में रोटेट हुई है। तो जब वो लाइट हमारी निकल के आएगी उसके पास तीन डायरेक्शन है कि या तो वो सीधी की सीधी निकल जाए, या फिर मेरा मॉलिक्यूल जो है उसको राइट में रोटेट करे मेरी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, या फिर मॉलिक्यूल मेरा जो है उसको लेफ्ट में रोटेट करे। तो यहाँ पर जो है तो तीन मेरे पास कंडीशन आई। फर्स्ट थी कि वो अनअल्टर्ड, जैसी वो लाइट थी ऐसी की ऐसी निकल गई है। दूसरी की जो मेरी प्लेन पोलराइज्ड लाइट आई है उसको ऐसे थी, वो सीधा था, उसको राइट में मेरे सैंपल ने रोटेट कर दिया है। और तीसरी पोजीशन है कि उसने मेरी लेफ्ट में प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर दिया है लेफ्ट डायरेक्शन में। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट की जो डायरेक्शन है वो हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी बताएगी। अगर मेरा सैंपल जो है पीपीएल को राइट में रोटेट करता है तो इसका मतलब वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और इसको हम सिंबल डी से दिखाते हैं या फिर प्लस ऐसे भी लिख देते हैं। तो ये हमारी हो जाएगी प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अगर हमारी प्लेन पोलराइज्ड लाइट की डायरेक्शन जो है राइट होती है सैंपल में से पास होने के बाद तो वो होगी हमारी डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और अगर मेरी प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है लेफ्ट में रोटेट होती है तो उसको हम बोलेंगे लीवो रोटेटरी, जिसका की सिंबल होगा कैपिटल एल या फिर स्मॉल एल और नेगेटिव साइन जो है उसका सिंबल होगा। तो यहाँ पर जो होगा वही वो वाले कंपाउंड होंगे जो पीपीएल मेरी अनअल्टर्ड जाएगी, इसका मतलब वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे
वो वाले कंपाउंड जिसपे कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट पे कोई असर ही नहीं होगा, तो वो वाला जो होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, यानी कि उसमें किसी तरह की सिमेट्री आ जाएगी, उसका कार्बन कायरल नहीं होगा। तो इस तरह के जहां किसी ग्रुप में, जहां किसी प्लेन कंपाउंड के अंदर किसी तरह की सिमेट्री है, तो उस केस में क्या होगा कि मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। वो कैसे पता चलेगा? पोलैरिमीटर से हम देखेंगे, अगर वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को बिल्कुल ही अनअल्टर्ड छोड़ देता है, जिस प्लेन में वो थी उसी प्लेन में वो सीधी निकल जाती है, तो वो इनएक्टिव होंगे। लेकिन अगर मेरा कायरल कार्बन है, अगर वहां पर किसी भी तरह की कोई सिमेट्री नहीं है, तो वो क्या करेगा, मेरा मॉलिक्यूल होगा या तो मेरी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट में रोटेट कर देगा, या फिर मेरे प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट में रोटेट कर देगा। तो वहां से हम देख लेंगे कि मेरा जो सैंपल है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या फिर लीवो रोटेटरी है, D प्लस है या L नेगेटिव है। तो क्योंकि फर्दर जो है इसी को हमने कहा D और L नोटेशन, यहीं से निकल के आया D और L नोटेशन। ये क्या है कि अब लेटेस्ट जो है हमारा, वो हम इंस्ट्रूमेंट से देख लेते हैं, पोलैरिमीटर से देख लेते हैं कि मेरा एंगल ऑफ रोटेशन कितना है और किस साइड पे है, और वहां से हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि यहाँ पर जो मूवमेंट हुई है प्लेन पोलराइज्ड लाइट की, वो राइट में हुई है या लेफ्ट में हुई है। लेकिन अर्लियर टाइम पे क्या था कि मेरे पास जो है कुछ भी नहीं था देखने के लिए, तो कि भाई इंस्ट्रूमेंट नहीं था। अब क्या है, डिटेक्टर है, कंप्यूटर है, उस पे हमारे स्क्रीन आ जाती है, डाटा सारा रिकॉर्ड कर लेता है, एनालाइज कर लेता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो वहां पर उस टाइम पर क्या होता था कि हम रिलेटिवली इसको पढ़ते थे। रिलेटिव वर्ड का मतलब है कि आप किसी को रेफरेंस मान के, जो है जैसे रिलेटिव होता है, आप कहीं भी मान लो किसी नेता के पास जाते हो और किसी का काम करवाना होता है, तो आप उसको क्या रेफरेंस देते हो कि ये मेरा रिलेटिव है, ठीक है, कि भाई मैं इसको जानता हूँ। तो रिलेटिव वर्ड का जहां पे भी आ जाए, जैसे आप लैब्स के अंदर भी जब आप परफॉर्म करोगे तो आपका विस्कोसिटी डिटरमाइन करना होगा, वहां पर भी आपका वर्ड यूज होगा रिलेटिव विस्कोसिटी। ठीक है, रिलेटिव विस्कोसिटी मतलब जिस लिक्विड की आप फाइंड आउट करना चाहते हो, उस लिक्विड को आप वाटर एज ए रेफरेंस ले रहे हो, मतलब वाटर की पता कर लोगे कि वाटर की अगर इतनी है तो उसकी विद रिस्पेक्ट टू मेरे लिक्विड की कितनी आई। तो ऐसे ही रिलेटिव हमने माना, और इस रिलेटिव के लिए हमने जो है एक बार 11:30 बजे मेरे को जाना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हमारे जो है टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में एक सर की डेथ हो गई है कोविड की वजह से। तो आप लोग 11:30 हो गए हैं आई थिंक, चलो 5:35 पे मैं लीव करूंगी, उसके बाद ज्वाइन करूंगी फर्दर 11:45 पे। ठीक है, ये वाला मैं थोड़ा सा पूरा करा देती हूँ, तब तक आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना। तो ग्लिसरल्डिहाइड हमने एज ए रेफरेंस लेके चले हम लोग। तो ग्लिसरल्डिहाइड क्या था बेसिकली, यहाँ पर एल्डिहाइड है देखो पीछे, तो CHO ग्रुप जो होता है हमारा एल्डिहाइड होता है, उसको आप ऊपर लिख दोगे। ठीक है, नीचे जो है CH2OH आ जाएगा, यहाँ पर OH और यहाँ पर H, और ऐसे ही दूसरा इसका पोजीशन लिया था। तो रोजन ने कहा कि अगर मेरा OH, अगर मेरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट में आता है किसी कंपाउंड में, अगर मेरा OH ग्रुप राइट में आता है तो उसको हम बोलेंगे D, और अगर मेरा OH ग्रुप लेफ्ट में आता है तो उसके बोलेंगे हम L। ठीक है, उसको बोलेंगे हम लोग L। अगर मेरा OH ग्रुप राइट में है तो D, और अगर OH ग्रुप मेरा लेफ्ट में है तो L। तो अब कंडीशन, अब चैलेंज क्या था कि अगर मान लो मेरे पास बहुत सारे कार्बन आ जाए लाइक दिस, जितने भी हमारे सेकेराइड्स होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, एल्डोज, कीटोज, जितने भी नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं, तो उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ कार्बन्स होते हैं जहां पर हमारे पास OH, H इस तरह से अटैच होते हैं। तो उस केस में क्या किया जाए, अगर बहुत नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स हमारे पास प्रेजेंट हो, तो यू कैन सी कि यहाँ पर हर एक कार्बन मेरा कायरल कार्बन है।
तो यहाँ पर इस केस में क्या किया जाए, तो अगर बहुत सारे कार्बन आपको इन केस दे दिए हैं तो आपको ये फ्रंट वाला कार्बन ही देखना है कि अगर मेरे फ्रंट का कार्बन, देखो फिशर में अगर याद हो तो ये मेरा फ्रंट का कार्बन था, अगर मेरा फ्रंट का कार्बन पे OH राइट में है तो D और लेफ्ट में है तो Le, इस तरह से हम नोटेशन देंगे। तो हमने देखना है सिर्फ फर्स्ट वाला, ठीक है। अब आप 10 मिनट इसको रिवाइज कीजिए, हम लोग दोबारा से मिलेंगे 45 पे, तब मैं आपसे D और L पूछूंगी, ठीक है। ठीक है, यस मैम। यस मैम। अब हाँ तब तक या तो क्लास को लगे ही रहने दो, नहीं तो रिज्वाइन कर लेना 10 मिनट बाद 45 पे। हेलो मैम, म्यूट है क्या? हाँ भाई।
हेलो भाई मैम 45 पे दोबारा आएंगे। काम है मैम को कुछ। क्या? मैम 11:45 पे दोबारा आएंगे। अच्छा, इतना ब्रेक है क्या? हम्म। ठीक है। हाँ जी, हेलो।
Hello. यस मैम। ओके, चलो रिज्यूम करते हैं सेशन को। डी और एल हम लोग कर रहे थे बात, तो यहाँ पर लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ टार्टरिक एसिड, जैसे कि हमने पहले भी किया था। हाँ जी बताइए, ये क्या होगा, डी होगा या एल होगा? डी मैम। हाँ ये होगा डी। तो जैसे ये है टार्टरिक एसिड, तो इसमें ये वाला डी हो जाएगा, ये वाला एल हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता ज्यादा सोचने वाली बात है इसमें, सिर्फ और सिर्फ अपने फ्रंट वाला, ये वाला सबसे नीचे वाला कार्बन देखना है और इस पे OH की पोजीशन देख लेनी है। अगर OH मेरा राइट हैंड साइड पे है तो डी नोटेशन हो जाएगी, और अगर मेरा OH लेफ्ट हैंड साइड पे है तो एल नोटेशन हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि मेरे सैंपल ने फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल को राइट में रोटेट किया है और सेकेंड वाले मॉलिक्यूल को लेफ्ट में रोटेट किया है। ऐसा हम अब देखते हैं, कहते हैं, लेकिन उस जमाने में हम सिर्फ ग्लिसरल्डिहाइड को एज ए रेफरेंस लेके चले थे। अगेन आई एम ड्राइंग द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड। तो यहाँ पर जो है एक CHO ऊपर, CH2OH नीचे, एक OH हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे और उसके साथ में H। तो इसको हमने एज ए रेफरेंस लिया था। तो डी एल जो है रिलेटिव हमारी कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं। उसके बाद में ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है आप ऐसे ही एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसे ऐसे हमने PPL बनाया, और PPL जो है उसकी डायरेक्शन जो हमें बताएगी कि राइट में है तो D और लेफ्ट में है तो L। तो इसके बेसिस पे ही अब जो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स हमारे फर्दर जो है दो तरह के होते हैं। एक है इनैंशियोमर्स, एक है डायस्टीरियो आइसोमर्स। तो एक है इनैंशियोमर्स और एक है डायस्टीरियो आइसोमर्स। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा मोस्ट ऑफ द केसेस में या तो अलग अलग डेफिनेशन पूछ लेते हैं दोनों की, या फिर दोनों में डिफरेंस पूछ लेते हैं। ऐसा होता है कि एक साल अगर इनकी डेफिनेशन पूछी है अलग अलग से, तो अगली साल इनमें डिफरेंस पूछ लेंगे। मींस इनैंशियोमर एंड डायस्टीरियोमर्स हमेशा आना ही है आपके पेपर में। तो इसलिए वो ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा ध्यान से आप देखेंगे। तो इनैंशियोमर्स और डायस्टीरियो आइसोमर्स, ये दो तरह के आइसोमर्स हैं हमारे पास। मींस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, कनेक्टिविटी सेम रहेगी, सिर्फ और सिर्फ जो स्पेस के अंदर इनकी जो ग्रुप्स हैं वो अलग होंगे। तो वो किस तरह से होंगे, देखो इनैंशियोमर की हम बात करते हैं तो मेन पॉइंट, जो सबसे मेन पॉइंट होता है इनैंशियोमर के बारे में, वही होता है कि इनैंशियोमर नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होते हैं, और जो डायस्टीरियो आइसो नॉन सुपर इम्पॉसिबल का मतलब है कि वो एक दूसरे को ढक नहीं पाएंगे। तो मिरर इमेज का मतलब है कि वो ऐसा प्रतीत होगा कि एक पार्ट दूसरे की तरह है, बिल्कुल ऐसा। इट सीम्स लाइक वन पार्ट इज एग्जैक्टली मिरर इमेज ऑफ द अदर वन। तो यहाँ पर ये जो होगा डायस्टीरियो आइसोमर जो होगा वो नॉन सुपर इम्पॉसिबल एंड नॉन मिरर इमेज होगा, नॉन मिरर इमेज होगा। तो सबसे पहले जो आप डेफिनेशन लिखेंगे, आपकी या तो डेफिनेशन आएगी या डिफरेंस आएगा। इन दो तरह से हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय इनैंशियोमर, व्हाट डू यू मीन बाय डायस्टीरियोमर, या फिर आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन इनैंशियोमर एंड डायस्टीरियोमर। कुछ भी आ जाए, सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला, या तो आप डेफिनेशन लिख रहे हो उसमें पहली लाइन कुछ भी आए तो आपकी ये लाइनें आएंगी, दैट द स्टीरियो आइसोमर्स विच are or whose structures are
नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड इनैंशियोमर्स। ठीक है, तो ये वाली लाइन तो हर एक में क्वेश्चन में जब भी आएगा डैम श्योर आता ही है, तो वहां पर ये चीजें लिखनी है। डायस्टीरियोमर का मतलब है कि वो नॉन सुपर इम्पोजिबल भी होगा एज वेल एज वो नॉन मिरर इमेज भी होगा। ना ही तो वो मिरर इमेज है एक दूसरे का, ना ही वो सुपर इम्पोजिबल है। तो देखो अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि फिर कैसे पता चले कि ये डायस्टीरियो आइसोमर है। ठीक है, कैसे पता चले ये इनैंशियोमर है। इनैंशियोमर का तो फिर भी हम लोग जो है अंदाजा लगा लेते हैं। लाइक अगर हम एग्जांपल लें तो पहले ये डेफिनेशन अपने, क्योंकि देखो इसमें जो आना है वो आपकी डेफिनेशन आना है, मतलब या तो डिफरेंस आएगा डेफिनेशन आएगी, और उसमें आपको सारा पॉइंट्स में लिख के आना है। ठीक है, एक दो तीन एग्जाम्पल दे देने हैं और सारा पॉइंट्स में, तो ये पॉइंट्स हमारे लिए हद से भी ज्यादा जरूरी है। तो दोबारा से इनैंशियोमर क्या होंगे, मिरर इमेज होंगे, लेकिन डायस्टीरियो आइसोमर मिरर इमेज नहीं होंगे। इतना ही याद रख लो, क्योंकि दोनों ही नॉन सुपर इम्पोजिबल है, ना ही इनैंशियोमर ना ही डायस्टीरियोमर कोई भी सुपर इम्पोजिबल नहीं होते। तो दोनों में कॉमन क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल। बस ध्यान रखने वाली बात है कि इनैंशियोमर्स मिरर इमेज होते हैं और डायस्टीरियो आइसोमर्स मिरर इमेज नहीं होते हैं। ठीक है, तो इनैंशियोमर और डायस्टीरियोमर आपने देखा, जस्ट एग्जांपल में ले रही हूँ, जैसे मैंने कोई भी एग्जांपल ले लिया, तो मान लो यहाँ पर है हाइड्रोजन, यहाँ पर है क्लोरीन, यहाँ पर है COOH, यहाँ पर है CH3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनैंशियोमर होने के लिए क्या चाहिए कि हमारे पास कायरल कार्बन हो। ठीक है, कायरल कार्बन 1 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं। तो पहली कंडीशन इनैंशियोमर्स के लिए क्या है कि कार्बन जो है वो कायरल हो। सेकंड हमारी कंडीशन क्या है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव भी होना चाहिए, क्योंकि इनैंशियोमर्स में क्या होगा कि एक ही कंपाउंड जो है उसकी मिरर इमेज हम बना सकते हैं। वो मिरर इमेज होंगे, अगर दो आइसोमर हम ले रहे हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। मिरर इमेज होने के साथ साथ अगर देखो एक हमारी PPL जो है एक अगर मॉलिक्यूल को राइट हैंड साइड में रोटेट कर रही है, तो ऑब्वियस है कि जब हम उसकी मिरर इमेज लेंगे तो वो PPL उस वाले मिरर इमेज को लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट करेगी। अगर मैं कहूं इन शॉर्ट कि अगर मेरा ये D है तो दूसरा L होगा, तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जो प्लेन जो ये मॉलिक्यूल्स हैं जो इनैंशियोमर्स होंगे, बेसिकली जो ऑप्टिकल आइसोमर बोलते हैं इनैंशियोमर बोलते हैं, तो इनैंशियोमर जो होंगे वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इक्वली PPL शॉर्ट में बोलते हैं, इक्वली जो है रोटेट करेंगे। एक अगर D में कर रहा है तो दूसरा L में करेगा। इसका मतलब हमारे पास पेयर में हमारे आइसोमर्स होते हैं जो कि मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे के और नॉन सुपर इम्पॉसिबल होते हैं। अब ये वाला मॉलिक्यूल, जैसे मैं अगर कहूँ मॉलिक्यूल 1 और मॉलिक्यूल 2 की बात अगर हम करें, तो अगर मैं मॉलिक्यूल को 1 को उठा के एज इट इज अगर मैं यहाँ रखूं दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर, तो देखो जहां मेरा क्लोरीन है वहां मेरा CH3 आएगा, जहां मेरा हाइड्रोजन है वहां मेरा हाइड्रोजन आएगा, जहां मेरा क्लोरीन है वहां मेरा क्या आएगा, CH3 आएगा। तो इस तरह से यानी कि ये मॉलिक्यूल आपस में सुपर इम्पोज नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये जो है मिरर इमेज है। लेकिन ठीक है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा सीन हो रहा है, ऐसा लग रहा है हमें, ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पर क्लोरीन जो है, क्लोरीन एक मिरर बीच में रख दिया है। ठीक है,
और मिरर बीच में रख दिया है, तो ऐसा ही लग रहा है कि एक दूसरे की ये दोनों मिरर इमेज है। तो इसका मतलब इनैंशियोमर को अगर कलेक्टिवली हम कहें तो इनैंशियोमर्स आर दो स्टीरियोआइसोमर्स which are non-superimposable on their mirror images, and they rotate the plane polarized light equally but in opposite direction. That is, if one isomer is rotating the light in right direction, then the other isomer will rotate the PPL, that is a plane polarized light, in the left direction. And this phenomenon is called enantiomerism. तो यहाँ पर enantiomerism आई होप कि आपको समझ आया होगा। मैम हाँ जी, मैम एक बार पीपीएल वाला मैम बताना एक बार। पीपीएल वाला क्या? मैम ये इक्वली रोटेट मतलब। अच्छा, देखो हमने अभी तक आपने जो समझा है वो डी और एल समझा है ये चीज। तो एक मेरा कंपाउंड था ये, एक मेरा कंपाउंड था ये। अभी हमें नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है प्लेन पोलराइज्ड क्या है, देखो ऑर्डिनरी जो लाइट होती है उसकी वाइब्रेशन हर एक डायरेक्शन में होती है, लेकिन मेरे सैंपल के लिए मुझे सिंगल वाइब्रेशन की, सिंगल प्लेन में जिसकी वाइब्रेशन हो ऐसी एक लाइट चाहिए, क्योंकि हमें उसकी डायरेक्शन से ही पता चलेगा कि वो मेरे सैंपल जो है मेरा वो लीवो रोटेटरी है या डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो यानी कि दो वर्ड मैंने यूज किए, एक तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एक मैंने यूज किया लीवो रोटेटरी। तो वो पीपीएल की डायरेक्शन हमें बताती है। तो यहाँ पर जैसे हमने देखा था ग्लिसरल्डिहाइड के अंदर, अगर मेरा OH राइट में है तो हमने इसको D बोल दिया, OH अगर लेफ्ट में है तो हमने उसको L बोल दिया। तो पीपीएल की डायरेक्शन, अगर मेरी पीपीएल प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये देखो पोलैरीमीटर होता है, पोलैरीमीटर के अंदर हम देखते हैं कि वो किस तरफ रोटेट हुई है मेरी लाइट, और उसकी बेसिस पे हम देखते हैं। ऐसे हम हवा में तीर नहीं मार सकते, ऐसे तो बस रोजन ने कहा था इस तरह से कि ग्लिसरल्डिहाइड को देखो, OH को राइट में आ रहा है तो D, OH लेफ्ट में आ रहा है तो L। लेकिन ऐसे नहीं होता, एक इंस्ट्रूमेंट होता है प्रॉपर, उससे हम उसके एंगल ऑफ रोटेशन निकाल के देखते हैं। तो उसमें पीपीएल अगर राइट में रोटेट करे, मेरी अगर सैंपल जो है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट का मतलब है कि वो लाइट जिसकी वाइब्रेशन एक सिंगल प्लेन के अंदर होती है, जो एक सिंगल डायरेक्शन के अंदर रोटेट करती हैं, ना कि हर डायरेक्शन में फैली होती हैं, तो उनको हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। और ऐसी लाइट अगर मेरे सैंपल जो है, इस लाइट को जब हम सैंपल पे डालेंगे, वहां से जब उसको पास कराएंगे, तो अगर वो अनइफेक्टेड निकल जाती है, मान लो अगर वो जिस डायरेक्शन में गई थी उस डायरेक्शन में निकल जाती है, तो वो इनएक्टिव होती है। अगर वो सैंपल पीपीएल को राइट में रोटेट कर देता है, अगर वो सैंपल राइट में रोटेट कर देता है तो उसको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं, और डी से उसको दिखाते हैं या प्लस से। और अगर वो सैंपल को लेफ्ट में रोटेट करता है तो उसको हम एल से या नेगेटिव से दिखाते हैं। अब आप क्या पूछना चाह रहे हो, मुझे नहीं समझ आ रहा, क्या पूछना चाह रहे थे आप? मैम मैम ये बिना इंस्ट्रूमेंट के तो हम पता नहीं लगा सकते ना कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या फिर लीवो रोटेटरी है। बिना इंस्ट्रूमेंट के तो नहीं कह सकते, बस हम क्या है कि ग्लिसरल्डिहाइड वाला एग्जांपल ले सकते हैं अगर इस तरह का कोई मॉलिक्यूल है तो। अगर हमें इंस्ट्रूमेंट नहीं है और सिर्फ जो है मॉलिक्यूल देख के पहचानना है तो। मैम वो ये पूछ रहा था कि जो आपने वो नहीं करवाए थे वो पीछे वाले, उसके अंदर आपने वो लाइन लिखी थी पीपीएल इक्वली रोटेट करेगा तो एक बार डी हो जाएगा एक बार एल हो जाएगा। अच्छा, इक्वली रोटेट करेगा। अच्छा देखो, अब मैं अगर मान लो यहाँ पर मिरर लगा दूं, तो ये जो 1 है, ऐसा नहीं लग रहा कि 2 की मिरर इमेज है मैम है ना? तो देखो इक्वली रोटेट करेगा, इक्वली मैंने वर्ड लिखा कि इक्वली रोटेट करेगा, कि अगर ये मान लो 50% मेरा D है तो ये 50% जो है L होगा, यानी कि वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो होगी, अगर एक ने
मान लो 50% राइट में रोटेट करा है तो दूसरा वाला 50% लेफ्ट में रोटेट करेगा, यानी कि प्लेन पोलराइज्ड को लाइट को इक्वली रोटेट करेगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन। लीवो जो करेगा, मतलब जैसे मान लो मेरी ये थी प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये सर्कल, तो अगर इसने यहाँ पर मान लो 10 किलोमीटर इसको राइट में रोटेट किया है तो ये 10 किलोमीटर जो है दूसरे वाला लेफ्ट में रोटेट करेगा। एक मॉलिक्यूल एक आइसोमर यहाँ पर है, मान लो 2 वाला और 1 वाला। मान लो 1 वाले ने उसको मान लो जस्ट सपोज कि लेफ्ट में इसको 10 किलोमीटर तक रोटेट करा है तो दूसरे वाला 10 किलोमीटर रोटेट करेगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। एक्सटेंट ऑफ रोटेटिंग उतना ही होगा लेकिन डायरेक्शन बदल जाएंगी। समझ आई? यस मैम। हाँ, तो यहाँ पर देखो, और जब ये कई बार क्या होता है कि मान लो 50% ना करे, अगर वो 30% डी में जो है प्लेन पोलराइज लाइट को राइट में रोटेट कर रहा है तो दूसरे वाला भी 30% ही करेगा, बाकी अनइफेक्टेड चली जाएगी। 30% अगर कर रहा है तो दूसरा भी 30 करेगा, यानी कि एक स्टैंड परसेंटेज जो होगी ना रोटेशन की वो इक्वल होगी दोनों में, बस डायरेक्शन अपोजिट होगी। और जब ये एक्सटेंट हमारा 50% हो जाता है, यानी कि जब 50% हमारा जो है 50% डी होता है प्लस में 50% जब रोटेशन मेरी एल की होती है, तो जब कंप्लीट 50-50 हो जाता है तो उस वाले मिक्सचर को हम रेसेमिक मिक्सचर बोलते हैं। रेसेमिक मिक्सचर, रेसेमिक मिक्सचर, ठीक है, जो 50% डी और 50% एल मेरे पास कलेक्ट होके आ जाता है। यहां तक समझ आई बात? यस मैम। ठीक है, दूसरा जैसे हम ले लेते हैं, देखो डी और एल OH है तो ठीक है ग्रुप में, अदरवाइज हम बिना इंस्ट्रूमेंट के नहीं बता सकते, वो तो इंस्ट्रूमेंट ही बताएगा कि कौन से वाले ने उसको राइट में रोटेट किया और कौन से वाले ने उसको लेफ्ट में रोटेट किया। जैसे मैं ले लूं लैक्टिक एसिड का एग्जाम्पल, तो अब जो है आप इजीली देख के बता दोगे कि ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। ठीक है, मिरर इमेज है। हमें देखो जब भी कोई हमसे पूछता है कि इनैंशियोमर्स होंगे या नहीं, लाइक मैं अगर इन दोनों को आपके सामने रख रही हूँ और इन दोनों के बारे में पूछ रही हूँ कि ये दोनों इनैंशियोमर्स हैं या नहीं, तो उस टाइम पर आपको क्या चीज देखनी है? दो चीजें देखनी है। एक तो ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हो, और दूसरा ये एक दूसरे को ढक ना पाए, ये एक दूसरे को ढक ना पाए। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं इस तरह का कोई मॉलिक्यूल ले लूं और यहाँ पर भी दूसरा मॉलिक्यूल जो है इस तरह का ले लूं कि ये दो मॉलिक्यूल हैं, ठीक है सपोज, तो ये वाला जो मॉलिक्यूल होगा दूसरे वालों को कंप्लीटली ढक रहा है। पहली बात तो ये खैर कायरल ही नहीं है, तो इस ये मॉलिक्यूल जो है कंप्लीटली ढक रहा है दूसरे को, तो ये इनैंशियोमर नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। ठीक है, ये हमारी प्लेन पोलराइज लाइट को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट नहीं करेगा। ये समझ आ रही है बात? यस मैम। तो यहाँ पर ये जैसे ये एग्जांपल देख के तो आप समझ जाओगे कि देखो कार्बन जो है, दो चीजें मैंने बताई थी कि हमने क्या देखना है, तो कार्बन जो है चारों ग्रुप उसके डिफरेंट होने चाहिए, दैट इज द कायरलिटी। और दूसरी चीज क्या है कि वो एक दूसरे के मिरर इमेज होने चाहिए, उसमें किसी तरह की कोई सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, और वो जो दोनों है एक दूसरे की मिरर इमेज हो लेकिन नॉन सुपर इम्पॉसिबल ना हो, तो उनको हम बोलेंगे इनैंशियोमर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ में आना बहुत जरूरी है। मैम अगर वो आगे सुपर इम्पॉसिबल हो तो वो मिरर इमेज हो सकते हैं? अगर वो सुपर इम्पोजिबल हो गए तो वो मिरर इमेज कैसे होंगे? ये तो वही वाला एग्जांपल हो जाएगा ना, ये वाला। नहीं होंगे देखो मैम। किसी भी हाल में सुपर इम्पोज अगर हो जाता है फिर वो मिरर इमेज मान लो हो जाता है, फिर वो कायरल नहीं होगा, आइडेंटिकल होंगे वो दोनों, एक जैसे एक ही मॉलिक्यूल होगा वो। मिरर इमेज तो होंगे मैम वो।
बस वो कायरल नहीं होंगे। कायरल नहीं होंगे ना, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होंगे। मिरर इमेज तो कुछ भी बना सकते हैं, हमारी मर्जी है वो तो। अब ये वाला मैंने बना तो रखा है मिरर इमेज, लेकिन इसका फायदा क्या? इसमें तो कायरल ही कार्बन नहीं है, इसमें ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है ये, इसका तो कुछ बनी नहीं ना बात, क्योंकि हम जो ये पढ़ रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमर पढ़ रहे हैं। नहीं मैम, ऑप मतलब अगर हम इसके मतलब एक Cl की जगह HH करते फॉर एग्जांपल, हाँ, तो मतलब एक में तो आप करना मतलब ये साथ दोनों में मैम आप लेफ्ट साइड के Cl को H करते हैं अगर। एक एक सीएल को हटा के एच कर दिया, ऐसे यस। बोल रहे हो? ठीक है। तो ये तब भी नहीं है ना, मतलब ये फिर मिरर इमेज नहीं है मतलब। मिरर इमेज तो हम बना सकते, फिर तो कायरल बन जाएगा ना ये। नो मैम, ये जो H है ना आपने दोनों ना मिरर इमेज बना दी, मतलब फिर ये सुपर इम्पोजेबल नहीं होगा। हाँ, फिर तो यहाँ पर ऊपर भी COH है, नीचे भी COH है। ठीक है मैम। ठीक है, तो फिर क्या होगा, वो ऑप्टिकल आइसोमर होगा ही नहीं। ऑप्टिकल का मतलब है कि वो हमें या तो राइट में या लेफ्ट में रोटेट करे, वहां पे कायरल कार्बन हो, वहां पर किसी तरह की सिमेट्री ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखो सिमेट्री आ गई ना। अब यहाँ से अगर मान लो हम इस पे प्लेन पास करें, तो ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाले की एग्जैक्टली मिरर इमेज लग रहा है, या वर्टिकल में भी हम प्लेन पास करें तो लेफ्ट वाला हिस्सा एग्जैक्टली मिरर इमेज लग रहा है सेकंड वाले की। तो वैसे ही सिमेट्री आ गई है, तो वैसे ही नहीं ऑप्टिकल आइसोमर। तो अगर किसी तरह की सिमेट्री आ जाती है या फिर कार्बन कायरल नहीं है, तो वहां पर ऑप्टिकल आइसोमर होगा ही नहीं। ऑप्टिकल का मतलब है इनैंशियोमर और डायस्टीरियोमर होगा ही नहीं। आई समझ? यस मैम। और फिर है डायस्टीरियो आइसोमर। ये तो क्या होंगे, ना ही तो मिरर इमेज होंगे और ना ही सुपर इम्पोजिबल। ठीक है, ठीक है भाई, यस सब मैम। यस बोला। मैम। यस मैम। देखो, अब जो है ऐसे तो मैंने बता दिया कि इनैंशियोमर ये हो गए, डायस्टीरियो आइसोमर ये हो गए, लेकिन अब डायस्टीरियोमर में तो क्या होगा कि ना ही तो वो मिरर इमेज होंगे, ना ही वो सुपर इम्पोजिबल होंगे। तो इनको देखना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, R और S कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ठीक है, तो कल हम पहले डायस्टीरियो आइसोमर और इनैंशियोमर की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, उसके बाद R और S कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो आज के लिए आई थिंक सफिशिएंट है इतना। एक बार पढ़ लेना इनैंशियोमर और डायस्टीरियोमर और ऑप्टिकल एक्टिविटी। मैम जो इनैंशियोमर है उसमें पहले मतलब ये कंडीशन है ना कि मिरर इमेज होनी चाहिए। जी जी बिल्कुल। तो मैम अगर इन्हें मिरर इमेज होगी तो वो तो ये तो श्योर है कि वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगे। हाँ, तो मिरर इमेज होगी तो फिर वो मतलब कि नॉन सुपर इम्पोजेबल ही होंगे, ये तो होगा ही ना, मतलब पक्का ही है। हाँ या पक्का ही है। हाँ, या तो फिर वही तो पहचानना है चीज। देखो, अगर उसने इस तरह का मॉलिक्यूल आपको दे दिया कि वो सुपर इम्पोज कर रहा है, और आपको डेफिनेशन नहीं पता कि वो मिरर इमेज तो हो लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल नहीं हो, तो आप कैसे बताओगे कि इनैंशियोमर है या नहीं है? कायरल होना चाहिए कार्बन, ये भी देखोगे, फिर नॉन सुपर इम्पोजिबल भी होना चाहिए, और फिर मिरर इमेज भी होना चाहिए। तीनों चीजें होंगी तभी वो इनैंशियोमर होगा। कोई कंफ्यूजन है क्या बच्चे? मतलब मैम अगर दो कंडीशन भी हम चेक कर लें, मतलब कायरल वाली और मिरर इमेज वाली, तब भी तो वो हम बता सकते हैं कि हाँ, इनैंशियोमर है। तब भी बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। अगर मिरर इमेज होगा और कायरल होगा तो डेफिनेटली इनैंशियोमर होगा, कोई सोचने वाली बात ही नहीं होगी। फिफ्थ है ना आज? यस मैम। यस। चल, चलो फिर कल मिलते हैं। कल फर्स्ट चैप्टर तो कंप्लीट हो ही जाएगा। कल क्या है, वीरवार?
यस मैम, थर्सडे। 6 मई है मैम। क्या क्या हुआ? कुछ नहीं, वैसे माइक ऑन हो गया इसका। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है जी। ध्यान रखो सब अच्छे से अपना, अपने घर वालों का, और केयरलेस नहीं रहना बिल्कुल भी। सबको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है? मैम आप भी रखो। यू यस टू मैम, मैम। आप भी। थैंक यू, मैम। थैंक यू, थैंक यू सो मच। चलो जी, अब चलते हैं। बाय बाय। थैंक यू मैम। बाय मैम। थैंक हैव यू अ मैम। गुड डे। थैंक यू मैम। हेलो। या ब्रो। क्लास खत्म हो चुकी है भाई। तो भाई तो लीव कर दे, फिर हमें क्यों बता रहा है? मैंने बोला कि योगेश तू सुन। क्या कह रहा है? तो योगेश क्यों सुन रहा है? रिकॉर्डिंग मैं चल रही है। तो योगेश रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ लीव कर दो भाई, क्लास खत्म हो चुकी है। ओके भाई।